चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास के माध्यम से हम एक 12.3 हमारी चल रही है, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। शगुन, अलीशा, सुमित, अरविंद और स्नेहा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ गए हैं, एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही है या नहीं। शोभित, आपका भी वेलकम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। बहुत ही बढ़िया भाई। बच्चों, आवाज़ वगैरह ठीक से आ रही है तो ज़रा एक बार कमेंट करके फटाफट अंदाज में बताओ, क्योंकि आज हम एक इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? फटाफट अंदाज में भाई, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं और ज़्यादा क्वेश्चन है आज। उन सभी को आज समेटते हुए चलेंगे इस सेशन में। अंशिका क्लास में नहीं है क्या भाई? अंशिका क्लास में नहीं है क्या? दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। जैसे कि अंशिका ने बताया था पहले वाले सेशन में कि सर कोई नई लाइन कहिएगा हमारे लिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके। जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना, जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना, ये कमबख्त ज़िंदगी भरोसे के काबिल नहीं, ये कमबख्त ज़िंदगी भरोसे के काबिल नहीं। अमित, वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। कैसे हैं अमित आप? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा, फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। तो आइए दोस्तों, इन शानदार लाइनों के साथ में इस सेशन की शुरुआत करता हूं और फटाफट अंदाज में अपने सेशन को आगे की तरफ बढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं और वहां तक ले जाना चाहता हूं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है? सो अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक फिगर दिख रहा है, एक वृत्ताकार मैश पोश। आपने देखा भी होगा कि शायद इससे पहले हमने इस तरीके के प्रश्न किए हैं बहुत सारे, और उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चंस भी है। तो ध्यान से देखेंगे इसको कि एक वृत्ताकार मैशपोश, ये सर्कुलाकार है। ठीक है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कभी कभी जो गोल टेबल होती है उस पर कपड़ा ढका हुआ होता है, ठीक है, तो उस कपड़े को मैश पॉश कहते हैं। इस बात को आप याद रखें, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है? इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस भाई, इस सर्किल की रेडियस है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर एक रचना कर दूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर दूँ, तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कैसे सर? मान लेते हैं इसका सर्किल ये रहा, इस सर्किल का जो सेंटर है वो ये रहा। ठीक है? अब इस सेंटर से मैं दोनों लाइनों को मिला देता हूँ। बोलो भाई, मिला देता हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे और बातें स्पष्ट होंगी फटाफट अंदाज में। दूसरी चीज़ क्या करेंगे सर? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या सोचा कि सर ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से बी को मिलाया, इस सेंटर से सी को मिलाया। क्यों कर रहे हैं ऐसा सर? क्योंकि दोस्त हमें यहाँ पर जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इस डिज़ाइन का एरिया को फाइंड करना है। बच्चों सच बताओ कि अगर मैं इस सर्किल के एरिया में से, इस सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल ए बी सी के एरिया को माइनस कर दूंगा। मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को माइनस कर दूंगा, डेफिनेटली मैश पोश का जो डिज़ाइन बन रहा है इसका एरिया निकल जाए, जो कि हमें निकालना है। ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। गुड इवनिंग स्मिता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभय, गुड इवनिंग।
अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल दूँ इस तरीके से, इस कॉर्ड पर, इस जीवा पर, बीसी पर, तो कुछ इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, है ना, आ जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम जहाँ से ये टकरा रहा है। सो ये बात भी आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। क्या जानते हैं सर हम? कि जब कभी भी किसी भी सर्किल के सेंटर से उस सर्किल की जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाला आपको इस पॉइंट का नाम, तो ये तो ओ है इसका सेंटर, और इस पॉइंट को एम पॉइंट का नाम देता हूँ, ये एम पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जो चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं उसको लिखना भी पड़ेगा हमें, फटाफट अंदाज में इसको हम लिखते हैं, ठीक है। सो आप लिखेंगे गिवन दैट, आप लिखेंगे गिवन दैट दिया हुआ है, थोड़ा सा सही तरीके से समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई? वृत्ताकार मेष पोष की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कुलाकार, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन, इसको सर्कुलाकार ही मैं बोल रहा हूँ, इस यानी इसका रेडियस, जो इस सर्किल की रेडियस दी हुई है, तो रेडियस ऑफ सर्किल लिख रहा हूँ, तो समझ जाएंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हिंदी वाले लिखेंगे कि, हिंदी वाले इसको लिख सकते हैं क्या? वृत्ताकार मेष पोष की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। मैं सर्किल लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। इजिकल्स टू आर, और इजिकल्स टू दी हुई, गिवन है कितनी दी हुई है सर? यहाँ पर हमें इस ओ बी और ओ सी की वैल्यू गिवन है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, रेडियस 32 सेंटीमीटर है। बच्चों समझ आई बात या नहीं? 32 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर 32 सेंटीमीटर लिख देता हूँ तो किसी को कोई बाउंस तो नहीं लगेगी ना? नहीं लगेगी सर। अब मैं यहाँ पर, चूंकि हमें ये पता है, हमें ये मालूम है कि ये एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि वो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है। आप इस समबाहु त्रिभुज जो कि पूरा ए बी सी है, इसको छोड़ते हुए एक डिज़ाइन जो बन रहा है उसका एरिया को फाइंड करना है, उसके एरिया को निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? ध्यान से समझिएगा बेटा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ ए इक्वलेटरल ट्राइंगल। इट इज़ ए इक्वलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमें बात बताई गई है, सो अगर हम लिख देंगे तो कोई हर्ज हमारा नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ क्या, कि एंगल ए इजिकल्स टू, हमें एक बात यहाँ से ये मालूम होती है, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, कि समबाहु त्रिभुज के हर एंगल का हर जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये 60 डिग्री का होता है। तो एंगल ए इजिकल्स टू एंगल बी, चूँकि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों इक्वल होंगे, कितने कितने के होंगे, और ये भी बताया कि 180 डिग्री होता है इनका सम, तो तीनों इक्वल होंगे तो 60 का एक होगा। तो एंगल ए इजिकल्स टू एंगल बी इजिकल्स टू एंगल सी इजिकल्स टू आपका 60 डिग्री यहाँ पर आ जाए। इतनी बात भी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर वृत्त का केंद्र ओ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि, माना कि लेट दैट वृत्त का केंद्र ओ है, यानी सेंटर ऑफ सर्किल ओ, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। इतनी बात भी लिख देंगे। ओ बी और ओ सी को मिलाइए। जो आपने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है ना, वो मैं लिख रहा हूँ, कुछ और इसमें अलग से नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ओ बी और ओ सी को मिलाने पर, ओ बी और ओ सी को मिलाने पर आप लिख सकते हैं क्या, कि ओ बी इजिकल्स टू ओ सी
इजिकल्स टू आर और इजिकल्स टू 32 सेंटीमीटर। चाहे आप अपनी नज़रों से देख भी सकते हैं। ओ बी जो है वो इस सर्किल की रेडियस है, ओ सी जो है वो इस सर्किल की रेडियस है। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अलीशा, अभय, शगुन, अंशिका, कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करेगा, ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूँगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो प्लीज़ करके यस लिख के बता देना लास्ट में, ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। निखिल, वेलकम आपका इस सेशन में। ओ बी इजिकल्स टू ओ सी इजिकल्स टू आर इजिकल्स टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, लिख भी सकते हैं आप, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, एक ही सर्किल की रेडियस है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इतना भी किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चाप द्वारा, अब दोस्तों बच्चों यहाँ पर ज़रा इस बात को ध्यान रखना कि हमें, चूँकि यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। अब मैं एक थ्योरम यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको याद आ जाएगी, सच बता रहा हूँ, याद आ जाएगी आपको। लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ, केंद्र पर बना कोण सेंटर पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर सरकमफेरेंस पर बने कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। तो बच्चों आप मुझे बताओ, ये थ्योरम क्या कहती है हमसे? ये कहती है कि जो ये वाला जो आपका एंगल है, मैं रेड पेन से इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको इस पर दिख जाए। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण यानी इस सेंटर पर बना कोण शेष परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर बने कोण का दुगना होता है। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री का है। जरा सच बात एक बार सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। सोनी, निखिल, अलीशा, अंशिका, अरविंद, अभय, मानव, सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में। याद आया कुछ? यही नहीं, यही केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये थ्योरम कहती है हमसे, ठीक है। ये हमने पहले यानी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम इसको। तो अब जब इतना हमें मालूम है, 120 का ये रहा, यहाँ से लंब भी डाल दिया हमने। अब हमें ये पता है कि सर ये 90 का है, ये भी 90 का होगा, तो वो हमें नहीं निकालना, हमें सिर्फ चाहिए BC का मान। क्योंकि अगर हमने इसकी यानी इस इक्वल लेटरल ट्राइंगल की एक साइड को निकाल लिया, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है, बराबर होती है, तो हमें BC का मान चाहिए। BC इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क, BC इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क। BC कैसे निकलेगा सर? BC कुछ इस तरीके से निकलेगा। बात करता हूं मैं किसकी? OBC में। OBC में अगर मैं यहां पर बात करूं ट्राइंगल OBC में, तो ज़रा सच बताओ, मैं लिख सकता हूं उसको क्या? मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि OB इजिकल्स टू OC। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। इतनी बात सभी स्टूडेंट लिखेंगे। मैं वेलकम आपके सेशन में। तो उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि एक ही रेडियस से दोनों एंगल, एक कॉर्ड और एक ही रेडियस से बन रहे हैं, तो इसलिए OB एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। इतनी बात भी क्लियर हो गई सर। हम जानते हैं क्या कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं कि माना एंगल बी x है, तो हमारा ये भी क्या होगा? x होगा। तो एंगल बी, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, लेट एंगल बी इजिकल्स टू एंगल सी इजिकल्स टू x। आप इस तरीके से लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो x ये है तो x ये भी होगा। और हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो यहाँ पर एंगल बी जमा एंगल सी जमा एंगल O इजिकल्स टू, मैं बात कर रहा हूँ OBC की, सो इजिकल्स टू 180 डिग्री आपका आ जाएगा। आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। ये आपका एंगल बी x, ये एंगल सी x, तो इसको 2x लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ सर। इजिकल्स टू इस एंगल O का वैल्यू जानता हूँ, कितनी है सर? 120 डिग्री है।
जब मैं इस एंगल ओ की जगह 120 रखूंगा और इसको राइट साइड लेकर के जाऊंगा तो 180 में से माइनस कर दूंगा 120, 60 बचेगा। तो 180 माइनस के 120, x इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड में 2, इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू फटाफट अंदाज में क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इतना काम करने के बाद आपने इस x के मान को निकाल लिया, यानी x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30, दोनों एंगल निकालिए। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम कॉस लगा देना है, क्योंकि हमें आधार चाहिए। क्योंकि आधार किस में आता है, बेस किस में आता है, कॉस में आता है। कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये वाला फॉर्मूला तो आपने रटा हुआ है, ठीक है। सो आधार बटे कर्ण होता है, लंब बटे यानी लाल बटे कक्का यानी आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो आगे की तरफ इसको सॉल्व करता हूँ, या यहीं पर करता हूँ, इधर साइड में मैं लगाता हूँ, इधर मैं कॉस लगाता हूँ ओ एम बी में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लिखूँगा इधर साइड में, ये अगली स्लाइड पे करो, चलिए यही करता हूँ इधर ही। ट्राइंगल ओ बी एम में, अगर आप ओ बी एम में ध्यान से गौर से देखेंगे तो मैं यहाँ पर कोस 30 लगा रहा हूँ। क्या भाई, कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोस 30 डिग्री आधार बटे कर्ण। आधार क्या है सर, इसका बी एम है, तो इस तरीके से बी एम और डिवाइड में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, इसका बी एम अपॉन बी ओ। और बी ओ क्या है, बी ओ तो सर इसकी रेडियस है, जो कि हमें मालूम है दी है, दी हुई है 32 सेंटीमीटर। तो कॉस 30 का मान नहीं दिया हुआ है भाई, हमें पता है पहले से क्या होता है, √3/2 होता है, इजिकल्स टू बी एम का मान निकल जाएगा बहुत आसान तरीके से, बी एम। और इस तरीके से आपका बी ओ का मान कितना है भाई, 32 है। इस तरीके से इसको काट देंगे तो 16 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से फटाफट अंदाज में कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा बी एम का मान। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटा करके, थोड़ा सा ध्यान देंगे ज़रा इस बात को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, बी एम इजिकल्स टू 16√3 आ जाएगा, 16√3। एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ तो किसी को बाउंस नहीं लगनी चाहिए, मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। सो मैंने बी एम की वैल्यू निकाली और मैं एक आपके स्क्रीन पर एक प्रीमे लिखने जा रहा हूँ। आकाश सत्याम दोनों का वेलकम। एक थ्योरम लिखने जा रहा हूँ, याद आ जाएगी वो भी कैसे सर, आइए लिखता हूँ, थ्योरम लिखता हूँ, थ्योरम फिर मैं क्या, केंद्र से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को यानी लंब को, जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है या समद्विभाजित करता है, बात एक ही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सम द्विभाजित करता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या सर, क्या मैं लिख सकता हूं कि बी एम जो है वो एम सी के इक्वल है, यस एंड नो? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज। केंद्र से इस जीवा पर, इस कॉर्ड पर डाला गया लंब इस जीवा को, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, बी एम इजिकल्स टू एम सी। सो आगे की तरफ आपको बताता हूं, बी एम इजिकल्स टू एम सी, चूंकि मैं निकाल चुका हूं किसकी वैल्यू, बी एम की वैल्यू निकाल चुका हूं, और मैं लिख सकता हूं इजिकल्स टू 16√3। तो किसी को बाउंस नहीं लगेगी। आई होप बहुत सही तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, सोनी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके दिमाग में चिपका दूंगा इस बात की गारंटी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पूरा होने दीजिएगा, जब पूरा हो जाएगा ना दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा तो ध्यान से समझना, आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस BC के मान को निकाल चुके हैं, कितना भाई, BC का मान आ चुका है 16। BC का मान तो नहीं निकाला भाई हमने, अभी BC का मान नहीं निकाला, BM और MC इक्वल आ गए, क्योंकि हमें BC निकालना है। आप ज़रा सच बताइए सभी स्टूडेंट
कि अगर मैं BC के मान को निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि BC इजिकल्स टू, लिख सकता हूँ BM और जमा MC। यस एंड नो? यस सर। सो BC इजिकल्स टू, BM की वैल्यू कितनी है सर? BM की वैल्यू भी सर वही है जो MC की है, सो 216√3 आ जाएगा। इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, या फिर फटाफट अंदाज में इसको ऐसे ही करता हूँ, 16√3 जमा 16√3 इजिकल्स टू, मान लो ये x है, ये x है, तो 2x, 16√3 16√3 216√3, तो इसका मतलब 2 इंटू 16√3 16 दूनी 32, तो इस तरीके से 32√3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। 32√3 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? बिल्कुल सर। सो नहीं टेंशन मतलब मैं समझा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। तो आगे की तरफ चलते हैं। अब बेटा क्योंकि हमें इस सर्किल के एरिया में से इस समबाहु त्रिभुज के इक्वल लेटरल ट्राइंगल के एरिया को हटाना है, तो डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा, डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या कि एरिया ऑफ इक्वल लेटरल ट्राइंगल, इक्वल लेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इजिकल्स टू एरिया ऑफ इक्वल लेटरल ट्राइंगल इजिकल्स टू क्या होता है आप जानते हैं? क्या जानते हैं सर? √3/4 A²। चूंकि ए अभी जस्ट निकाला हमने, ए क्या है सर? ए इसकी एक साइड होती है, ए इसको एक साइड को ए बोलते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर क्या, √3/4 A²। अरे बच्चों बताओ यार, बातें समझ आ रही हो तो ज़रा यस लिख के बताओ यार, फटाफट अंदाज में। √3/4 और इंटू ए क्या है सर? ए 32√3 है, तो जब मैं 32√3 का होल स्क्वायर करूंगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो सर यहाँ पर आपका √3/4 एज इट इज रहेगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है सर? 32 का स्क्वायर अगर मैं आपसे बात करूं, 32 का स्क्वायर आपका रहेगा 32 इंटू 32। तो इसको इस तरीके से लिखो आप, 32 इंटू 32 और इंटू, चूंकि √3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3 हो जाएगा। इस 4 8 32 और इस तरीके से 8 या 24, 24 की मल्टीप्लाई 32 से जब कराओगे आप, तो यहाँ पर आपका 768√3 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है सर? क्लियर है। अब आगे की तरफ क्या करेंगे? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी एरिया ऑफ डिज़ाइन। आप इस डिज़ाइन के एरिया को कैसे फाइंड करोगे बेटा? आपको मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि हमने BC की वैल्यू निकाल ली। या तो हम AC निकाल ले, या हम AB निकाले, या हम BC। चूंकि ये एक इक्वल लेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सारी साइडें बराबर होती है, तो हमने BC निकाल लिया। और BC निकालने के बाद क्या काम किया? हमने इस त्रिभुज के इस इक्वल लेटरल ट्राइंगल के एरिया को भी फाइंड कर लिया। अब क्या काम करेंगे सर? अब तो बहुत आसान हो गया सर। अब तो हम इस सर्किल के एरिया में से इस त्रिभुज के इस इक्वल लेटरल ट्राइंगल के एरिया को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। यस एंड नो? फटाफट अंदाज हो गई, आई बात समझ? तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या कि एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं सर? आसान है, πr²। पाई का मान 22/7 आप जब रखेंगे यहाँ पर 22/7 और इंटू आर, तो हमें दिया हुआ है, गिवन है, कितना है सर? 32 सेंटीमीटर। तो 32 इंटू 32 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 7 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद 22,528, 22,000, निखिल कहाँ जा रहे हो बेटा? 22,528, 528 और डिवाइड में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब क्या करें सर? अब तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ डिजाइन। क्या कैसे निकालेंगे सर? सर दूसरे पेन से निकालिएगा ताकि दिख सके कि हाँ ये हम जो निकालना चाहते थे वो निकल करके आ गया, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इस ट्राइंगल के एरिया में से हम इस
इक्वल लेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। फटाफट अंदाज है भाई, बहुत देर से क्वेश्चन चल रहा है, फटाफट अंदाज में करते हैं इसको। तो यहाँ पर सर्कल का एरिया कितना है, 22,528 डिवाइड में आपका 7 माइनस कर देंगे हम 768 इतना छोड़ दोगे ना, काम चल जाएगा। बच्चों अब फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सोनी ज़रा ध्यान से इस बात को समझिएगा, फिर दोबारा से कर रहा हूँ। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर बात नहीं समझ आई हो तो दोबारा से एक्सप्लेन करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहता हूँ सिर्फ आपको समझ किसी भी तरीके से आना चाहिए। तो मैं चलता हूँ ज़रा यहाँ पर, हमें यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। कैसा ट्रायंगल, एक इक्वल लेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। और हम जानते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। और जब हमें ये 60 पता है, ये पता है 60 का है, तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आपने एक कंस्ट्रक्शन किया कि इस सर्किल के सेंटर को, यानी इस ओ पॉइंट से इसको मिला दिया बी से, और इस ओ को सी से मिला दिया। मिलाने के बाद आपने यहाँ पर क्या देखा, कीड़ी चढ़ गई भाई, बहुत देर से बताए। सो बहुत सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट रुकिए। दिक्कत वाली बात हो रही है, समझाने सही तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ मैं। पैरों पे कीड़ी चढ़ जाती है ना, तो फिर बोला भी नहीं जाता सही तरीके से। तो मैं ये कह रहा, ध्यान से समझिए ज़रा इस बात को। तो हमें चूंकि बी सी की वैल्यू चाहिए, और हमें पता है कि क्योंकि इक्वल लेटरल ट्रायंगल के एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। अब हम एक थ्योरम जानते हैं कि सेंटर पर बना एंगल, यानी त्रिज्या और दोनों त्रिज्या और इस तरीके से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, इस सेंटर पर बना एंगल, केंद्र पर बना कोण, शेष परिधि पर, यानी इस परिधि पर बने कोण का जितना ये कोण बन रहा है उसका दुगना होता है। ये एक प्रमेय होती है, थ्योरम होती है। ये 60 का, ये 120 का हो जाएगा। यहाँ से लंब डाला, बी एम और एम सी इस तरीके से, चूंकि दोनों इक्वल होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये जीवा को, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये बात भी जानते हैं। तो हमने यहाँ से किस तरीके से निकाला, ओ बी सी में से हमने इन दोनों एंगलों को निकाल लिया। निकालने के बाद हमने बी एम की वैल्यू निकाली और एम सी, तो बी सी की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर। जब बी सी की वैल्यू निकल कर आ गई, अब हमने यहाँ पर यहाँ पर इसके यानी इक्वल लेटरल ट्रायंगल के एरिया को निकाल लिया। निकालने के बाद एरिया के यानी इस सर्किल के एरिया में से इस इक्वल लेटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, हमारा यहाँ पर डिज़ाइन का एरिया निकल जाए। मैं कैसे आपको बताऊँ भैया, बताओ कैसे आपको बताऊँ, इतनी बात नहीं समझ आती है आपको भाई। सर कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नहीं है, ये आपकी जो सीबीएसई वाली अपडेट बुक है उसमें से ख़त्म कर दिया गया है इस वाली एक्सरसाइज को जो मैं करा रहा हूँ। सो अगर आप इसको भी कर लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी एक्सरसाइज काट दी गई है सीबीएसई में। ठीक है, सो मैं फटाफट अंदाज में चलता हूँ 7 क्वेश्चंस की ओर। ज़रा ध्यान से इस बात को समझेंगे कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। क्या है ये, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। कितने सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का। यानी इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर आप यहाँ पर समझे जरा मेरी बात को कि इस ए को सेंटर और इस बी को सेंटर इस सर्किल का, और इस सी को सेंटर इस सर्किल का, और इस डी को सेंटर इस सर्किल का मानते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त 2 बाह्य रूप से स्पर्श करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं, ये दोनों आपस में टेंजेंट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में टेंजेंट कर रहे हैं। समझ गए आप। अब वो ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये हमें फाइंड करना है। सोनी कैसे करेंगे हम इसको, 12 पॉइंट, मैं फिर से बता रहा हूं, जो 12
आप, मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझो इस बात को। आप इस वाले 7th क्वेश्चन को देखोगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाली जो बुक है आपकी, उसमें से एक एक्सरसाइज काट करके जो अगली एक्सरसाइज थी उसको पहली और यानी उसको काट करके उसकी जगह रखा गया है। सो इस बात को समझेंगे आप मेरी बात को, ठीक है। अब हमें कैसे निकालना है बच्चों, देखिए ध्यान से इस बात को समझना। अगर मैं, देखिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मैं, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के, एक क्वाड्रेंट के एरिया को निकाल लूँ और उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। और अगर मैं इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो शेडेड पार्ट ना निकल जाएगा। यस एंड नो, गिवन दैट। फटाफट अंदाज में करते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई इसमें, ए बी सी डी की भुजा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ए बी सी डी ऑफ साइड इजिकल्स टू, कितनी दी हुई है, इजिकल्स टू ए इसको मानते हैं, इजिकल्स टू कितना है भाई, कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ और भी दिया हुआ है क्या, नहीं सर कुछ और नहीं दिया हुआ इसमें। बहुत आसान है दोस्त, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर एक काम करो, एरिया ऑफ सर्किल निकालिए। सबसे पहला स्टेप आपका यहीं पे ये होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसका रेडियस पता है, नहीं इसकी आपको एक भुजा की साइड पता है ना कितनी, 14 सेंटीमीटर। आप यहाँ से आर निकाल लेंगे। अगर आप इसको निकालना चाहें, इसको, ये क्या है, ये इसकी आर है, इसकी इस क्वाड्रेंट की, इस चतुर्थांश की, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, चतुर्थांश की त्रिज्या रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इजिकल्स टू रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट यानी आर, और इजिकल्स टू कितना, इस 14 का आधा ही तो हो जाएगा। आप मुझे बताओ बेटा, 14 का आधा ही तो होगा यानी 14 का, ये पूरा 14 और यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से 14 डिवाइड में 2 इजिकल्स टू 7 सेंटीमीटर। एक बार कमेंट में यस लिख के बताओ, समझ आ गई बात। मिला नहीं क्वेश्चन, मिलेगा भी नहीं बेटा, मिलेगा भी नहीं। 7 सेंटीमीटर सीबीएसई बोर्ड में से इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिए गए हैं। सो प्लीज़ करके ध्यान से समझेंगे इस बात को। मिल गया सर, मिल गया, बहुत अच्छी बात हुई। 7 सेंटीमीटर, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों इसमें, अब क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ, फटाफट अंदाज में, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल इजिकल्स टू, क्योंकि बात मैं सर्किल की नहीं कर रहा, मैं एक चतुर्थांश की कर रहा हूं, तो एक चतुर्थांश की एरिया को फाइंड करने के लिए 1/4 चौथाई पार्ट देते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सर्किल क्या होता है, सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक चौथाई निकाल रहे हैं तो 1/4 से डिवाइड, 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो फटाफट अंदाज में 1/4 और यहाँ पर आपका 1/4, अब पाई का मान 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7 × 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस 7 से 7 कैंसिल, और आप एक काम करेंगे, 22 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा, 1 7 दूनी 14 1 15 154, और डिवाइड में आपका कितना रहेगा, डिवाइड में आपका 4 आ जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। इतनी काम आप कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें निकालना है क्या, हमें तो इन चारों क्वाड्रेंट का निकालना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट यानी चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इजिकल्स टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, इसकी, 154 डिवाइड में 4, इस 4 से 4 कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। आ गया सर, चूंकि सर हमें तो ये क्या निकाल रहे हो सर, हमें तो इस शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। कैसे निकलेगा बेटा, हर एक बच्चा इस बात को जानता है, हर एक बच्चा, कि अगर मैं इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से, सर अभी आपने एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं निकाला, निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ
स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो इजिकल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ये जानते हैं आप सभी स्टूडेंट। इजिकल्स टू ए कितना है सर, ए इसका 14 है, 14 का स्क्वायर करूंगा तो इस तरीके से 196 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनली एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट इजिकल्स टू, कैसे, क्योंकि हम तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एरिया ऑफ स्क्वायर में से यानी 196 में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बोलो बेटा, एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट 154 इजिकल्स टू कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, इस तरीके से 1 में से यानी 42 सेंटीमीटर। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन भी किया था इससे पहले, किया था ना ऐसा क्वेश्चन। ट्रू कॉलर भाई, वाह भाई कितना ज़बरदस्त नाम आपने बताया है, ट्रू कॉलर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई है। तो आगे की तरफ बढ़े अब। शगुन, सोनी, आदित्य, ट्रू कॉलर, यस सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में इतना बड़ा क्वेश्चन कि कम से कम तो 10-20 मिनट तो कहीं नहीं गई, 20 मिनट तो कहीं नहीं गई, लेकिन लेकर आएंगे इसका आंसर, इसका आंसर भी लेकर आएंगे बारी बारी चलते हुए। देखिए इसमें क्या मैं समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ यानी रन करने का एक क्या है, वह है, दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। जो इसका ये वाला सिरा और इसका इधर वाला साइड, ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल की तरह है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैं इन दोनों को मिला दूँ, इस तरीके से मैं मिला दूँ तो ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है। और ये एक सेमी सर्कल नहीं है, ये 2 सेमी सर्कल है। आप देखेंगे एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे तो पूरा क्वेश्चन सही तरीके से करेंगे। आई होप पूरा एक्सप्लेन करूंगा पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये 2 सेमी सर्कल हैं आपके। तो वो ये कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। वो ये कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 मीटर है। कितनी है भाई, 60 मीटर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, ओहो भाई ये गलत ना हो वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर इसमें, ये गलत ना हो भाई। ये और इस तरीके से इसके बीच की जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ये कितनी है भाई, 60 मीटर, 60 मीटर, मीटर ही तो है ना, 60 मीटर बिल्कुल सही, 16 मीटर है, ठीक है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क क्लियर नहीं है भाई, एक बात कहूँगा बस। सो 60 मीटर। अब बेटा यहाँ पर ज़रा देखेंगे आप, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। जो ये रेखाखंड दिख रहा है ये कितने मीटर लंबा है, 106। तो मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में इसको भी दर्शा देता हूँ, फटाफट अंदाज में, कि यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी और दर्शा देता हूँ जो कि गिवन है, दी हुई है। अगर आप ये सारी कंस्ट्रक्शन इसके अंदर कर दोगे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट अंदाज में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ये क्वेश्चन है। 106 है ना, 106 मीटर लंबा है, ठीक है। यदि इफ़ यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो पथ है जहाँ पर आप चलते हैं, जो रास्ता है वह है 10 मीटर चौड़ा है, फटाफट अंदाज में इसको भी लिख देते हैं। सो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है भाई, 10 मीटर है, 10 मीटर चौड़ा है। ये बात भी आप सभी स्टूडेंट ने लिख दी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, बिल्कुल सही कहा आपने भाई, ठीक है, बिल्कुल सही। सो इन दोनों पैरेलल रेखाओं के लाइनों के जो बीच की डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस 60 मीटर है, ठीक है। सो अब यहाँ पर वो ये कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई डिस्टेंस हमें मालूम करनी। कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग इसमें लगाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसको नोट करते हैं और आपका आंसर भी आ जाएगा।
गिवन दैट क्या दी हुई है भाई, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों की दूरी, जो कि आपने दर्शा दी यहाँ पर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, डायमीटर 60 मीटर है। अब वो लास्ट में ये भी तो कह रहा है ना कि 60 मीटर है, ठीक है, हाँ इसका डायमीटर जो है वो 60 मीटर है। तो अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं, और हाँ पहले इनके पॉइंटों का नाम देते हैं, इन सभी पॉइंटों का नाम देते हैं पहले सबसे फटाफट अंदाज में। अगर मैं इन सभी पॉइंटों का नाम दे दूं इस तरीके से, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को ए पॉइंट, अगर मैं थोड़ा सा इसको पूरा क्वेश्चन करेंगे अच्छे तरीके से, इसको ए पॉइंट नाम दे दूं, और इस तरीके से इस वाले पॉइंट को ई पॉइंट, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ई पॉइंट, ई पॉइंट, और इस तरीके से इस वाले पॉइंट को एफ पॉइंट, स्मॉल एफ पॉइंट, इस तरीके से। सो और उसके बाद में इस वाले पॉइंट को बी पॉइंट, क्योंकि नाम से चल रहा हूँ तो मिस्टेक कहीं नहीं होगी। ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इस तरीके से ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट स्मॉल सी, और ये वाला हमारा स्मॉल डी है, स्मॉल डी है। इस तरीके से ये हमारे पॉइंट हो गए। और अगर मैं थोड़ा सा और इसमें नाम देना चाहूँ, तो आप इस पॉइंट को ई मान सकते हैं, इस वाले पॉइंट को ई पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को आप मान सकते हैं क्या, जब इससे इसको मिलाओगे तो इस वाले पॉइंट को आप मान सकते हैं क्या, बी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, इतना काम कर लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन 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 पहुंचेंगे इसके आंसर तक भी, इसके आंसर तक भी पहुंचेंगे। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। बच्चों एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं इस सर्किल, आप देखो यहाँ पर, इसको फाइंड कर लूँ यहाँ से, सरकमफेरेंस, और ये सरकमफेरेंस यानी परिधि, तो एक वृत्त की परिधि हो जाएगी। अगर मैं इसको फाइंड कर लूँ, और हमें इसके बीच की दूरी तो मालूम ही है, इसको और इसको ऐड कर दूंगा, तो पथ का चक्कर लगाने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो हमारी निकल जाएगी इजी तरीके से, फटाफट अंदाज में। मिसलिनियस का क्वेश्चन है सर ये, भाई यहाँ पर तो नॉर्मल से दिया गया है, सो मैं इसको ऐसे ही करा रहा हूँ। मिसलिनियस नहीं दी गई है इसमें आई थिंक। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर फटाफट अंदाज में पहुँचता हूँ इसको। हाँ, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल इजिकल्स टू, इसको मैंने कैपिटल स्मॉल आर इजिकल्स टू डी अपॉन टू इजिकल्स टू, इसका डायमीटर कितना है सर, इसका डायमीटर 60 है बेटा। तो मैं अगर 60 को डिवाइड कर दूँ 2 से, तो यहाँ पर क्या ये आ नहीं जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर आ गई सेमी सर्किल की। ध्यान से समझना प्लीज़ करके। राजेश वेलकम आपका इस सेशन में, ठीक है। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट ने समझ ली। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर। आप यहाँ पर जब पूरा चक्कर लगा लोगे ना, यहाँ से चले आप, इधर से चल करके इस तरीके से आ गए और ऐसे चल करके आप इसी पॉइंट पर पहुँचे, तो आपने कितनी दूरी तय करी, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए बी प्लस अर्धवृत्त बी सी डी की परिधि, ए बी की लंबाई, ए से बी तक की दूरी, और उसके बाद में इन दोनों वृत्तों की परिधि सरकमफेरेंस, उसके बाद में इस डी से लेके ई की दूरी लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। उस तो बात की बात है, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर शुरू होता है किसका, वृत्त की परिधि। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ऑफ सेमी सर्कल, ऑफ सेमी सर्कल इजिकल्स टू, भाई सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। अब मैं बात सेमी की कर रहा हूँ, तो 1/2 2 पाई आर, तो इस 2 से 2 कैंसिल, इजिकल्स टू पाई का मान और इंटू आर। पाई की वैल्यू कितनी है सर, पाई की वैल्यू 22/7 आप रख सकते हैं, और इंटू आर की वैल्यू 30 दी हुई है। तो इस तरीके से 22 30 दूनी 60 का जीरो हासिल लगा, 6 30 दूनी 60 और 66 660 डिवाइड में 7 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट ने समझ ली, बताओ भाई।
अर्धवृत्त की परिधि ई एफ ए की परिधि आ गई है, ई एफ ए की, ई एफ ए इसकी परिधि आ गई सरकमफेरेंस। और अब निकालेंगे बी सी डी की, बी सी डी की। अगर मैं एक काम करूं, क्योंकि ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल सेमी है दोनों, अगर मैं एक की निकाल चुका हूं और मुझे बी सी डी की भी निकालनी है तो एक दो से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अभी आया इसका सेमी सर्कल, ठीक है, सरकमफेरेंस की है जो। बाईस बटे सात 30 मीटर, ठीक है, 22/7 30 मीटर। अगर मैं इसको यहीं पर छोड़ूं इस तरीके से, क्या पता आगे की तरफ ये और आसान हो जाए। तो इस तरीके से आपका ये आ चुका है। तो फटाफट अंदाज में मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी सी डी यानी सरकमफेरेंस ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए एफ ई, ए एफ ई, और यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बी सी डी, बी सी डी इजिकल्स टू क्या हो जाएगी भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 1/2 पाई आर, 1/2, जो रेडियस इसकी है वो रेडियस इसकी भी होगी, क्योंकि दोनों सेमी सर्किल है। सो 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, इजिकल्स टू पाई का मान कितना सर, 22/7, वही आ जाएगा 22/7 और 30, यही आ जाएगी सच दैट, ठीक है। आने के बाद अब आगे की तरफ चलते हैं फटाफट अंदाज में, क्योंकि अब मैं लिखूंगा यहाँ पर पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पथ का पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी इजिकल्स टू, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर आपका देखिए 106, तो यहाँ पर ये चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सरकमफेरेंस यहाँ ऐसे घूमेगा इसका परिधि को, कितनी है परिधि इसकी, 22/7 30, फिर ऐसे चलेगा 106। तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या 106 और लिख रहा हूँ 22/7 इंटू 22/7 इंटू नहीं आएगा भाई, यहाँ पर प्लस आएगा, 106 प्लस 22/7 इंटू 30, और इस तरीके से प्लस करूँगा 106 और लिखूँगा प्लस के 22/7 और इंटू आपका 30, ठीक है। इतना लिखने के बाद और यहाँ पर आप कुछ और भी कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, नहीं सर, अब तो यहाँ पर सिंपल सा नज़र आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सर, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 106 दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसकी कहानी बन जाएगी आगे की तरफ। तो मैं फाइनली इसका आंसर लिख रहा हूँ 2804 मीटर डिवाइड में 7, 2804 डिवाइड में 7 मीटर, ये इसका आंसर आ जाए। गुड नाइट सर। भाई कहाँ चले सभी स्टूडेंट्स, कहाँ चले। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, और कुछ नहीं कराऊंगा मैं इसमें। भाई इतना काम कर लीजिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है ना, पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो आपको इसका एरिया को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, निकाल सकते हैं आप आसान तरीके से। जो आपको एक तो इस तरीके से इसका डायमीटर यानी रेडियस अलग हो जाएगी इस तरीके से, है ना, यानी ये आपका ऐसे बनेगा और ये आपका ऐसे बनेगा, ये आपका इस तरीके से ऐसे आ जाएगा और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। आप इस सर्किल की, चूंकि इसकी रेडियस 10 यहाँ बढ़ी और 10 यहाँ बढ़ी, तो इस बड़े वाले सेमी सर्किल की जो रेडियस आ जाएगी ना, वो आएगी 40, क्योंकि 10 10 20 और 60 बीच में है, तो 80 पूरा और 40 की रेडियस इसकी आप यानी सेमी सर्कल का आप एरिया निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद में आप छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर दें, निकल जाएगा। फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देना। फिर उसके बाद में जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका आप एरिया फाइंड करना, लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुणा ऊंचाई। फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देना, वो दोनों को जोड़ देना, और ये पूरा इस तरीके से निकल जाएगा। फाइनली हमारा पहला आंसर तो आ चुका है, दूसरा आपके नाम आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा सभी बच्चों जरा देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को।
इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन भी है क्या भाई? ओहो, ये तो 3 क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन। फाइनली एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और 2 क्वेश्चन आप करेंगे। तो मैं ज़रा लेके चलता हूँ आपको इस क्वेश्चन की तरफ। आकृति 12.27 बच्चों समझ आ रहा है या नहीं? अंशिका, शोभित, शगुन और उसके बाद में मानव, सभी को बात समझ आ रही नहीं? अब आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त, एक सर्किल के केंद्र जिसका सेंटर ओ है, वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। आप देख रहे हैं एक तो बी ए है और एक डी सी है। दो परस्पर लंब व्यास है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इस तरीके से कहें तो। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। जो आपको ये ओडी नजर आ रहा है ना, ओडी, ये इस छोटे सर्कल का क्या है? डायमीटर है, ठीक है। तो आगे की तरफ कहा गया कि ओ ए इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओ से लेके ए की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर, और हमें ये पता है जो ओ है वो बड़े सर्किल की रेडियस है। ये बात हमें पता है इस चीज़ के। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी किस तरीके से हम ये वाले एरिया को और इस एरिया को और इस एरिया को फाइंड करें, जो हमारा आंसर आ जाए, जो हमारा आंसर आ जाए। सिंपल सी बात बता दूं एक, सर बता दीजिएगा। बहुत आसान है कि अगर आप इस सर्किल के एरिया में से, अगर आप इस सर्किल के एरिया में से दो चीज माइनस कर दें, या फिर इस तरह कहें या फिर इस तरह कहें कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें ऐड कर देंगे क्या? बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देना, निकल जाएगा। यस एंड नो? निकल जाएगा। सबसे पहला फटाफट अंदाज में जो चीजें दी हुई हैं, गिवन है, उसको नोट करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं गिवन दैट दी हुई है। क्या दी हुई है भाई? ओ ए इज इक्वस टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतनी बात समझ गए आप? ए बी सी डी, ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। सो ओ ए और ओ बी, ओ ए ओ बी, ओ सी और ओ डी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ क्या? ओ बी इजिकस टू ओ सी इजिकस टू ओ बी इजिकस टू ओ डी इजिकस टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। आप लिख भी सकते हैं इस बात को, ठीक है बेटा। अब क्योंकि हम मान लेते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये मान लेते हैं ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, इसको कैपिटल आर मानते हुए अब यहां पर आप लिख सकते हैं क्या? बड़े वृत्त का व्यास कितना है भाई? बड़े वृत्त का व्यास कितना है? डीसी है। अगर आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 14 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या? बड़े वृत्त का व्यास, बड़े वृत्त का व्यास इजिकस टू 7 इंटू 2 इजिकस टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे यहाँ पर? क्योंकि हमें तो यहाँ पर छोटे वृत्त की क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, क्योंकि इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? छोटे वृत्त की रेडियस, छोटे वृत्त की रेडियस, यानी रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बात तो सभी स्टूडेंट लिख देंगे। गर, आपका वेलकम है गर इस लाइव सेशन में। कैसे कैसे नए नाम देखने को मिलते हैं भाई। इतना काम करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त की त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, अब लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल इज इक्वल्स टू स्मॉल सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, चूंकि उसकी रेडियस कितनी है? 7/2 है। 7 से 7 कैंसिल, इसलिए इसको करा, तो इससे काटेंगे 11 7 77 70/2 आपका यहाँ पर ये आ जाए। इतना काम होने के बाद अब आप क्या करेंगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो मैंने यहाँ पर लिख भी सकता हूँ बड़े वृत्त की त्रिज्या,
रेडियस ऑफ बिग सर्कल, बड़े वृत्त की रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, मैं लिखूंगा बड़े वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल, अर्ध क्षेत्रफल यानी सेमी सेमी एरिया, यानी इसके हाफ एरिया को मैं निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं सर? क्योंकि मुझे यहाँ पर शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल के एरिया को निकालूंगा, उसमें से इस बी सी ए ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा, निकल जाएगा। सो इजिकल्स टू क्या होता है भाई, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है सेमी सर्कल का एरिया सर। यस सर, 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 इंटू 7, इस 7 से 7 कैंसिल, इससे इसको काटूंगा, आपका 11 आ जाएगा, 11 7 77, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाली ये रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे निकालें, अब आगे कैसे बढ़े सर, आगे कैसे बढ़े सर? अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ बी ए सी, आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ बी सी ए, एरिया ऑफ बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। 1/2 लंबाई कितनी है सर भाई, आप इसमें देखेंगे इसकी लंबाई तो यानी सी ओ यानी लिख सकता हूँ ओ सी इंटू, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी लंबाई बी ए है, बी ए है, तो इस तरीके से इसकी ऊंचाई ओ सी और इसकी लेंथ बी ए है, बी ए। ठीक है, या ए बी। 1/2 ओ सी की वैल्यू कितनी है भाई, इस बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 है, तो इस तरीके से 7 में लिखूंगा ओ सी की जगह, और बी ए का मान कितना है 14 है, क्योंकि हमने इसलिए ये निकाला बड़े वृत्त का व्यास, जो कि उसका क्या है, उसका आधार है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। सो 14 निकाल दिया, 2 सत्ते कितना 14, 7 सत्ते 49, 49 आपका यहाँ पर आ जाए, 49 आ जाए। ठीक है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, इसका ट्राइंगल बी सी ए का एरिया। सो अब मैं निकालूंगा फाइनली एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। बच्चों यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना, शेडेड पार्ट यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर सबसे पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का यानी एरिया ऑफ ए स्मॉल सर्कल कितना निकाल 77/2, 77/2 प्लस करूंगा, इसमें क्या प्लस करूंगा सर, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूंगा, प्लस करूंगा इसमें क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा ट्राइंगल बी सी ए का क्षेत्रफल, यानी ट्राइंगल बी सी ए का एरिया, इस तरीके से 77/2 प्लस के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है सर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल यानी ये निकाला 77, तो 77 आपका आ जाएगा, और माइनस करेंगे बी सी ए का क्षेत्रफल, बी सी ए कहाँ निकाला भाई, ये निकाला अभी 49। सो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 66.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ। बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ इसको कैसे निकलेगा। ये बहुत आसान है, आपको इस डिज़ाइन के एरिया को निकालना है, क्योंकि इसकी ए बी की लंबाई दी हुई है। कि अगर आप इस स्क्वायर के देखिए जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इस एरिया को फाइंड करना है आपको। इसमें इस एरिया को फाइंड करने में क्या होगा सर, कि अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से इस 9 सर्किलों के एरिया को माइनस कर दूं, इन सभी की रेडियस दी हुई है,
इन सभी की रेडियस दी हुई है। इस 9 सर्किल के एरिया को हटा देता हूँ तो एरिया ऑफ शेडेड निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया जो छुटा हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, वो इस बात को कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, चूंकि आपको ये एंगल पता है 60 डिग्री का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का एक एंगल 60 डिग्री का होता है, आपको यहाँ पर ये पता है, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर की 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तीनों सेक्टर के निकल जाएंगे। उसके बाद में एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। नहीं, यही बात समझ, मैं कह रहा हूं कि आप इस त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल को हटा दोगे ना तो ये निकल जाएगा। फाइनल कर लेंगे ना आप, बताओ भाई, यस एंड नो। शोभित, सत्यम, अंशिका, मानव, एक बार सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ भाई, कर लेंगे ना सभी स्टूडेंट, बताओ भाई फटाफट अंदाज में। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।